पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अपने लगातार दूसरे कार्यकाल के पहले ही चरण में 5 लाख लोगों को रोजगार का अवसर देने की नींव रखी है। लखनऊ पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को यूपी इन्वेस्टर्स समिट 3 का आगाज किया। प्रधानमंत्री ने ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी थर्ड में 80,224 करोड़ की 1,406 परियोजनाओं का शिलान्यास किया, जिससे 5 लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। और इस मौके पर बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश को देश का सबसे बड़ा पावर बताया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश इस समय भारत की प्रगति की सबसे बड़ी शक्ति है। इसके दम पर आगे देश बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश में 15 से अधिक शहर की आबादी 15 लाख से ऊपर की है और जो कि बड़ी संभावना बना रही है। पीएम ने मौके पर मौजूद निवेशकों से कहा कि उत्तर प्रदेश की युवा शक्ति पर भरोसा करने के लिए आप सभी निवेशकों का धन्यवाद। यूपी के युवाओं की प्रतिभा, उनका संकल्प और समर्पण आपके सभी सपनों को पूरा करेगा। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि मौजूदा इन्वेस्टर समिट में 1,400 से अधिक निवेश की परियोजनाएं हैं। इनमें डाटा सेंटर, कृषि क्षेत्र, आईटी सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, हथकरघा, टेक्सटाइल, एमएसएमई जैसे सेक्टर शामिल हैं। इससे 5 लाख प्रत्यक्ष और 20 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर प्रदेश को प्राप्त होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 5 सालों में उत्तर प्रदेश 6वें नंबर वाली अर्थव्यवस्था से दूसरे नंबर वाली अर्थव्यवस्था की ओर तेजी से बढ़ रहा है। राज्य सरकार ने 20 इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली सेक्टोरियल पॉलिसी को उद्यमिता, इनोवेशन और मेक इन इंडिया की तर्ज पर आगे बढ़ाने का कार्य किया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनकी सरकार ने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को बेहतर करने के साथ ही इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली माहौल बनाया है। इस मौके पर गौतम अडानी, कुमार मंगलम बिड़ला, निरंजन हीरानंदानी समेत कई उद्योगपतियों ने यूपी में बड़े पैमाने पर निवेश करने की बात कही है। हालांकि विपक्ष का कहना है कि ज्यादातर ऐसे निवेश केवल कागजों में ही सिमट कर रह जाते हैं। इससे पहले भी निवेशकों की ओर से वायदे तो बड़े बड़े किए गए थे, लेकिन उनमें से कितने जमीन पर हकीकत बनकर सामने आए ये सभी को मालूम है। और चलिए इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर विजय खैरा जी हैं, स्पोक पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है खैरा साहब आपका। प्रोफेसर भुवन जोशी भास्कर जी इस वक्त हमारे साथ है, स्पोक पर्सन है सपा की। बहुत स्वागत है जोशी जी। और जावेद अहमद खान जी हमारे साथ है, जो कि स्पोक पर्सन है कांग्रेस यूपी के। खान साहब बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यहाँ पर विजय खैरा जी आपसे ही है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आपके साथ करते हैं। सर, ये यूपी में जो इन्वेस्टर्स समिट हुआ, पहले भी हो चुके हैं, आज फिर हुआ, क्या लगता है कि इसका फायदा मिलेगा? निश्चित तौर से आपने देखा होगा कि जितने बड़े औद्योगिक घराने हैं वो लोग सब इसमें खुद उपस्थित थे। उन्होंने इसमें शामिल हुए। वो लोग उन्होंने स्वयं आश्वासन दिया है। अब बिड़ला ग्रुप ही अकेला कह रहा हम 40,000 करोड़ रुपया अकेला वही लगाएगा। आपको मालूम है हिंदुस्तान में सबसे बड़ी सीमेंट अल्ट्राटेक उन्हीं की फैक्ट्री है। अगर बाकी और सेकंड थर्ड भी मिला दें तो अकेली उनकी सीमेंट का ही इतना बिजनेस है। दूसरी बात क्या है, सवाल इस बात का उत्तर प्रदेश पीछे जो 20, 25, 30 साल में फिसड्डी रह गया था, उसका कारण यही था। और विशेष तौर से अभी योगी जी से पहले वाले शासन में उसका मुख्य कारण ये था कि लोग वहीं पर लगाते हैं ऐसा जहां उनको सुविधाएं मिले और जहां अपराध न हो, वसूली न हो, लोकल लोग तंग न करें स्थानीय लोग। तो पहले जो एटमोस्फियर और एक जो इमेज उत्तर प्रदेश की बन गई थी पूरे हिंदुस्तान में, बल्कि और बाहर भी, हिंदुस्तान से बाहर, तो लोगों ने यहाँ पर अपना उद्योग की स्थापनाएं शुरू नहीं की, न उन्होंने उस बारे में फिर सोचा। इसीलिए आपने देखा जो शांति प्रिय प्रदेश हैं, जहाँ पर ज्यादा कोई अपराध नहीं होते हों या जहाँ पर चंदा वसूली या दूसरी कठिनाइयां ना हो या सिंगल विंडो सिस्टम हो जैसे गुजरात में है, वहाँ उद्योग जल्दी उद्योगपति लोग आते हैं, इंडस्ट्री लगाते हैं। और यही कारण है कि जॉब्स का, गरीबी बढ़ गई, जॉब्स कम मिले, सब वही कारण रहे।
और जब पिछले 5 साल में योगी सरकार में उत्तर प्रदेश की एक नई इमेज उभर के आई है कि अब ये अपराध मुक्त है, यहाँ गुंडे भीतर चले मतलब आप गए। ये कह रहे हैं कि अपराध मुक्त हो गया प्रदेश, आप लोगों का ये दावा है कि अपराध मुक्त हो गया प्रदेश, इसलिए इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा, लोगों को रोजगार ज्यादा मिलेगा। और इस बात का जिक्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी किया और इस बात को बखूबी उठाते हुए आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल मेरा जोशी जी आपसे है। जोशी जी, क्या वजह है, क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि ये जो योजनाएं हैं, ये जो तमाम दावे और वादे किए जाते हैं, ये महज कागजों में ही सिमट कर रह जाते हैं? भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो ये कहा जाता है कि देखिए ये जो इन्वेस्टर समिट हुआ है इससे 5 लाख प्रत्यक्ष और 20 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर प्रदेश में प्राप्त होंगे। नेहा जी, जितना मैं आज अध्ययन कर पाया और मुझे पता चला जो आज सरकार ने घोषणा करी है, 1400 से अधिक निवेश परियोजना 4 साल के अंदर ये चौथा आज ये आयोजन था इनका। वेस्टर्न यूपी में 58,672 करोड़, ईस्ट यूपी में 9,617 करोड़, मध्यांचल में 8,997 करोड़। और पिछले हमें पूछना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, जो उनके प्रवक्ता साथी यहाँ बैठे हुए हैं, हम ये पूछना चाहते हैं जो पिछले 3 जो इनके इन्होंने कराए कार्यक्रम सबमिट कराए जो उद्योगों के, उनमें जो योजनाएं उद्योग जो जमीन पे लगे, क्या सरकार उनके आंकड़े सार्वजनिक करेगी? मैं पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि उनमें कितने युवक युवतियों को उत्तर प्रदेश के हमारे नौकरी मिल पाई, उस आंकड़े को सार्वजनिक करेंगे। लेकिन निश्चित तौर पे ये नहीं करेंगे क्योंकि इससे देश और प्रदेश को आशा भी नहीं है। इसलिए आशा नहीं है क्योंकि ये जब सत्ता में आए थे इन्होंने कहा था कि 25 करोड़ नौकरियां आएंगी, लेकिन नौकरियां आने के बदले नौकरियां चली गई हैं। आज स्थिति है कि इंडस्ट्रियां बंद हो रही हैं, लोगों के रोजगार छोटे छिन रहे हैं। और आज मेरे को सौभाग्य मिलता है यहाँ के आप जैसे चैनलों में आने का। मैं देखता हूँ कि पहले के स्टाफ कितना ज्यादा होता था, आज स्टाफ की कमी आप लोगों को भी इसको देखना पड़ रहा है। तो मैं कहना चाहता हूँ इस बात का आपके चैनल के माध्यम से, निश्चित तौर से जब तक वहाँ पर उत्तर प्रदेश में एक वातावरण अच्छा तैयार नहीं होगा, ठीक है जोशी जी, ठीक है, आपने बहुत अहम सवाल उठाया, मैं इस पे रिएक्शन ले लेती हूँ खैरा साहब से। खान साहब मैं आपका रुख करूंगी, उससे पहले खैरा साहब जल्दी से जवाब दे दीजिए। जोशी जी कह रहे हैं इससे पहले जो इन्वेस्टर समिट हुआ है उसमें कितने लोगों को रोजगार मिला, इसका डाटा कब सार्वजनिक होगा? देखिए, शुरू में तो उत्तर प्रदेश की इमेज बनाने में समय लगेगा ही ना, जो बिगाड़ी हुई 30 साल लगा, 2 साल लगा। तो लोगों को जो आप उसको छोड़िए सर, इमेज बना रहे हैं नहीं बना रहे हैं, लेकिन रोजगार कितने लोगों को दिया ये बताइए। उसके बाद हमने इनवाइट किया लोगों को। हाँ। और जब उद्योग लगने का सवाल आया, पिछली समिट की अगर ये बात कर रहे हैं तो 2 साल हमने पूरे कोरोना में गुजारे हैं, उसमें उद्योग लगाने की तो बात छोड़िएगा, न मजदूर थे, न वर्कर थे, न कोई था काम करने वाला। घर से काम करने वाले लोग क्या फैक्ट्री चला देंगे? सर इससे पहले जो समिट हुआ था, खैरा साहब एक सेकंड, खैरा साहब इससे पहले जो समिट हुआ था 3 साल में 40 लाख रोजगार देने के वायदे किए गए थे, ये रोजगार मिले क्या? सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बात का जिक्र किया था। एक प्लानिंग जैसे की, और उस प्लानिंग के लिए जब शुरुआत करी तो इंडस्ट्री एक दिन में नहीं लगती है, फाउंडेशन उसके लिए होती है, इतना सारा मशीनरीज उसके लिए होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता है। 3 साल की मैं ड्यूरेशन की भी बात कर रही हूँ ना सर, आपकी बात अगर 3 साल का जिक्र सरकार की तरफ से किया जाता है तो 3 साल बाद तो उस पर रिपोर्ट कार्ड मांगेगी ना जनता। आपकी बात का जवाब, उसके बाद आप देख तो रहे, मैंने बताया ना, पिछले सरकार में 2 साल पूरे कोरोना में नहीं गुजारे हैं क्या? हिंदुस्तान की क्या बात, उत्तर प्रदेश की क्या बात, पूरे विश्व में इंडस्ट्री की यही हालत थी। ये बार बार ये बात उठाते हैं, उसके बाद इनको जनता ने बता भी दिया, 2 चुनाव में अच्छी तरह जता दिया, समझा दिया कि हम सही थे, कि ये सही थे, फिर वही बात शुरू करते हैं। पिछली बार में कोरोना से लोगों की जिंदगी कोरोना की वजह से टाइम निकल गया। खान साहब, कोरोना की वजह से सर ये टाइम निकल गया, फिर आप लोगों को क्यों लगता है सरकार जो रोजगार है वो देने में असमर्थ है? नहीं, देखिए, कोरोना निश्चित रूप से आया था, लेकिन कोरोना से पहले जो समिट हुई और जब 2017 की में आप जाए तो ये बात हुई थी कि जब डबल इंजन लग जाएगा तो उत्तर प्रदेश में 70 लाख रोजगार का वादा था, और वो वादा पूरा होते होते 4.5 लाख युवाओं को ही नौकरी नहीं कही गई, रोजगार कहा गया। यानी जो अपना ठेला लगाया, बैटरी रिक्शा चलाया, इलेक्ट्रिक शॉप खोल लिया, चाहे वो ग्रेजुएट रहा हो,
चाहे पोस्ट ग्रेजुएट रहा हो, उसको रोजगार में गिन लेने के बाद 4.5 लाख का आंकड़ा पहुंचा। ठीक है, मैं इस चीज की आलोचना के लिए आज यहाँ नहीं बैठा हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए और उन्होंने यहाँ पर जो आज ये प्रोग्राम किया, ये अच्छी बात है। उत्तर प्रदेश के कुछ किसान मजदूर और लोकल लोग भी आए, खुर्जा के आए जो है, और मेरठ मुरादाबाद के भी लोग आए, तो इससे निश्चित रूप से इस तरीके का प्लेटफॉर्म मिलेगा तो कहीं न कहीं हमारी अर्थव्यवस्था और जो मेक इन इंडिया का सपना पूरा होगा। लेकिन सवाल ये उत्पन्न हो जाता है कि जब पिछली सरकार भी आपकी थी, ये दूसरी सरकार भी आपकी है, तो पिछली सरकार में आपने जो वादा किया था उस वादे को कितना % आपने निभाया, तभी तो हम अगले वादे पर आप पे भरोसा कर पाएंगे। जनता अगले वादे पर कैसे विश्वास करेगी? आज के प्रोग्राम में एक अच्छी चीज है कि अडानी जी के साथ जो है बिरला ग्रुप भी आया। बिरला ग्रुप नहीं, आप लोग ये कहते हैं कि देखिए लोगों को रोजगार नहीं मिले हैं, तमाम दावे सरकार की तरफ से किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत उससे कोसों दूर है। लेकिन मुख्यमंत्री तो कहते हैं कि 5 सालों में उत्तर प्रदेश 6वें नंबर वाली अर्थव्यवस्था से दूसरे नंबर वाली अर्थव्यवस्था की ओर तेजी से बढ़ रहा है। ये कैसे हो रहा है सर? अगर उत्तर प्रदेश का कल्याण नहीं हुआ, वो विकास की राह पर आके नहीं बढ़ रहा है, वो तरक्की नहीं कर रहा है, तो अर्थव्यवस्था कैसे बेहतर हो रही है? नहीं, तरक्की के रास्ते तो देखिए आपको दिख रहा है कि जब मुख्यमंत्री जी ने जब शपथ लिया था तो वो समाजवादियों के बनाए हुए स्टेडियम से लिया था, और आज का जो प्रोग्राम है वो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हो रहा है। पिछले 8 साल और 5 वर्षों का यही अचीवमेंट है कि कोई ऐसा प्रांगण आप बता दें जहां पर ये कहा जाए कि ये पिछली सरकारों की उपलब्धियां। देखिए, डाटा को तोड़ मरोड़ करके और मैनेजमेंट करके किसी भी एक पहलू को हाईलाइट करके दिखाना ये कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है कि आम आदमी कितना खुशहाल है। आप छोटी छोटी चीजों पे आ जाइए ना। आपने रोजगार नहीं दिया, कोरोना आपका आ गया, सारी चीजें हैं, लेकिन आज तक सरसों का तेल जो 200 रुपए के आसपास है, जो 100 रुपए 80 रुपए किलो या लीटर बिकता था, आज तक उसकी कीमत को कंट्रोल करने के लिए कोई भी इस तरीके की नीति नहीं बनी जिससे कंट्रोल हो सके, जो कि हर व्यक्ति आम की आदमी जरूरत कितना है। खुशहाल है। समिट तो बहुत किए जाते हैं, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पात। लोगों को रोजगार नहीं मिलता, नौकरियां नहीं मिलती है। आम लोग कितने खुशहाल हैं? आप ये कह रहे हैं कि डेटा के साथ भी छेड़छाड़ कर लिया जाता है आप लोगों के जरिए, और उसको दिखाकर अपनी वाहवाही लूटने की कोशिश की जाती है। अब आप बताइए, अगर ये कहते हैं डेटा से भी छेड़छाड़ कर दिया जाता है तो उनसे कब बहस करेंगे? अगर इनको हम 2 4 बोलेंगे, ये कहेंगे ये भी झूठा है। अगर हम विधानसभा में कह के कोई आश्वासन देते हैं और बताते हैं ये है, तो आप जाइए अनुसार कब कितने बार आप आश्वासन। नहीं, आप सिलसिलेवार तरीके से बताइए सर। 70 लाख रोजगार देने का वादा पहले में किया गया था सर, कितने रोजगार दिए गए? आप ये बताइए, इनसे क्या बात करूं मैं? जो आप क्या फायदा बताने से, जो आप मानते हैं ये इतने बार विधानसभा में, मान लो अगर कहते हैं हमने झूठ बोला है, विधानसभा में हम कह रहे हैं कि इतने रोजगार सृजित हुए हैं, तो कभी आपने विधानसभा में आश्वासन समिति होती है, उसमें अपोजिशन का आदमी चेयरमैन होता है, कभी आप कितने बार गए? मुझे खाली इतना बता दीजिए। आप एक बार इनकी हिम्मत नहीं हुई जाने की। पार्लियामेंट में आश्वासन समिति है, कमेटी ऑन एश्योरेंसेस, आप उसमें जाते तो आपको पता लग जाता है। क्यों? फिर मंत्री उसमें जाता है, पकड़ में आ जाता है कि झूठ बोल के गया है लोकसभा में या विधानसभा नहीं गए, क्योंकि इनको मालूम है कि हम जो आंकड़े दे रहे हैं बिल्कुल सच दे रहे हैं। दूसरी बात क्या है कि बार बार अभी सरसों का तेल महंगा हो गया, अभी आटा महंगा हो गया। आपने महंगाई पे जितना चिल्लाना था भोंगू बजा लिया, लेकिन जनता जानती है कि महंगाई क्यों हुई उतनी। जब भी कंपेयर करते हैं हम पड़ोसी देश से, आप कंपेयर करने को तैयार नहीं, वो तो पहले से ही गरीब है जी, वो तो भुखमरी वाले हैं। विश्व में आप किसी देश से कंपेयर करने को तैयार नहीं है। आप अमेरिका, रूस, चीन, किसी कंट्री से तो कर लीजिएगा ना कंपेयर। हिंदुस्तान की स्थिति क्या थी और क्यों कर ले सर कंपेयर? क्यों कर ले सर कंपेयरिंग में तो जिएंगे, कंपेयर करे बगैर कुछ नहीं होगा मैडम। कंपेयर ही होगा। ग्लोबल दुनिया में जी रहा, हिंदुस्तान अलग नहीं जी रहा सेग्रीगेशन में, क्योंकि इन लोगों को, समाजवादियों को तो कुछ आता पता है नहीं। प्रचंड बहुमत के साथ सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिताया, काम क्या है? प्रचंड बहुमत के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ को दोबारा बनाया। उसके बाद आप कहते हैं कि विदेशों से कंपेयर करें। सर क्यों कंपेयर करें? अगर ये कहा जाता है कि डबल इंजन की सरकार बनेगी तो फायदा मिलेगा उत्तर प्रदेश की आवाम को, अगर ये कहा जाता है कि डबल इंजन की सरकार मिलेगी तो रोजगार मिलेगा, फिर आप कहते हैं जी विदेशों से कंपेयर करो। क्यों कंपेयर करें सर?
अगर आप कंपेयर नहीं करेंगे तो हम क्या घर में बैठ के ही जिएंगे क्या? दुनिया में हमेशा आज सरसों का तेल बाहर, क्या हमारा, क्या हिंदुस्तान अकेला नहीं जी सकता? रोजगार कितने मिले सर? रोजगार की बात करिए ना। आप पहले समिट में कहते हैं 70 लाख वायदा आपने किया था, दूसरे समिट में आप कहते हैं 40 लाख रोजगार मिलेंगे, तीसरे समिट में वो 2 रोजगार जो पहले वायदे किए थे वो पूरे नहीं हुए, तीसरा वायदा आप कर दिया। सर ये सिर्फ वायदे ही करेंगे क्या? मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, हम इस बात का जवाब दे चुके हैं। उस समिट के बाद हमने 2 साल कोरोना झेला है और उसके बाद चुनाव भी हो गए हैं। चुनाव में पहले से भी बिल्कुल करेक्ट मोहर फिर लगाई है जनता ने। इसका मतलब रोजगार बढ़े हैं, इसका मतलब सरकारी नौकरियां में लोग भरे गए हैं, इंजीनियर्स को जॉब दिया गया है, उनको एक सिंगल विंडो के ऊपर अपना बिजनेस स्टार्ट करने का अवसर दिया गया है। और यही कारण है कि जनता ने द्वारा हमें जिताया और उनकी नाक काट के एक तरफ फेंक दिया इनको। फिर भी ये कहते हैं आंकड़े बोलो तो आंकड़े की बाजीगरी है। अब आपने बोल दिया 3 लाख दिए, 13 एक सर झूठ है। पिछली बार भी यही हुआ था, आज फिर ये कह रहे आंकड़े तो इनसे ज्यादा झूठ कोई बोल नहीं सकता। ये आंकड़ों को चैलेंज कभी नहीं करेंगे, ये सिर्फ आगे डिबेट। ठीक है जोशी जी कुछ कहना चाह रहे, जल्दी से बात रखिए जोशी जी अपनी। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी को कहता हूँ, कोरोना, नोटबंदी, जीएसटी, इनका तीनों का असर नहीं पड़ा तो केवल भारतीय जनता पार्टी को नहीं पड़ा, क्योंकि इनके जो कार्यालय है वो 5 स्टार बन गए इस दौरान। इसको और पूरे देश को असर पड़ा है, पूरे प्रदेश को असर पड़ा है। और मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ बहुत जिम्मेदारी से कानून और राज्य शास्त्र का विद्यार्थी होने के कारण मैं कहना चाहता हूँ, जब तक प्रदेश का सौहार्द नहीं होता, सौहार्द सबसे पहली चीज है कोई भी इंडस्ट्री लगने के लिए। और जिसके तौर से उत्तर प्रदेश का सौहार्द ठीक है, हेल्थ पॉलिटिक्स जो चल रही है, इनकी वजह से जो निवेश है ये केवल एक, आप देख लीजिएगा, औपचारिकता बन के रह गया। और ये हमारे को ज्ञान देने की कोशिश कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, आप अपने आंकड़े सार्वजनिक कर दो, आरटीआई के तहत बोलने नहीं अपने, आप एक बार अपने सार्वजनिक करिए ना उन आंकड़ों को। 3 बार में कितने रोजगार आए, नंबर 2 कितनी इंडस्ट्री लगी, ये आप आगे नहीं, वो कह रहे हैं कि आंकड़े बताते हैं तो आप लोग झूठा करार दे देते हैं, क्या करें? वो आंकड़े, ये आंकड़े सपोर्ट नहीं करते ना, वहाँ पे कौन पेश नहीं कर रहे इन्होंने अभी तक इन्होंने कोई कदर नहीं रखे आंकड़े। इनसे खान साहब ने कहा ना कि तोड़ मरोड़ के आंकड़ों को पेश कर देते हैं, वो उस पर भी विश्वास करने वाला नहीं है। मैं कह रहा हूँ खेरा साहब, हमारे प्रवक्ता साथी यहाँ पर आंकड़े दे रहे तीनों कम्प्लीट के, मैं आरटीआई से निकलवा दूंगा, खेरा साहब को दे दूंगा। खेरा साहब, जो बात गलत है ये होगी आपकी, कोरोना काल ये बात हम मान लेंगे, लेकिन मैं कानून का विद्यार्थी हूँ, ये बात नहीं मानूंगे। आपने आंकड़े अब तक सार्वजनिक नहीं करे, वही मैं पूछ रहा हूँ, वही पूछ रही है। इस बात को मानिए आप, देश आप बच नहीं पाएंगे सत्ता पक्ष में। ठीक है, कागजों में ना सिमटे, इसके लिए बड़े बड़े वादे एक बार फिर से किए गए हैं। खैरा साहब जवाब दे दीजिए इनकी बातों का, उसके बाद मैं खान साहब का रुख करती हूँ। अभी ये कह रहे हैं मैं कानून का विद्यार्थी हूँ, कानून का छोड़ दीजिए, आप सिर्फ समाज के विद्यार्थी बन जाइए तो आधी समस्या आपकी सुलझ जाएगी। आप समाज में क्या तकलीफ है, लोगों की दिक्कतें क्या है, उसी के विद्यार्थी बन जाइए, वही बहुत है। आप कह रहे भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यालय है वो 5 स्टार हो गए। अरे आपके खुद के मित्र कह रहे हैं कि आपका अध्यक्ष एसी में बैठा रहता है, एसी में बैठ के राज करता है राजनीति। आपके मित्र हैं राजभर, मेरे नहीं है, आपकी पार्टी के सहयोगी हैं। उन्होंने जवाब दे दिया, आप कार्यकर्ताओं से नहीं मिलते, एसी में बैठते हैं। तो किसके कार्यालय 5 स्टार हुए? हमने 5 स्टार कार्यालय नहीं, हमने कार्यालयों को सिर्फ अपग्रेड किया है ताकि लोगों के टच में रहे। नहीं सर, ये भी आरोप आप लोगों पर लगते हैं कि जब जब समिट होते हैं तब तक सौंदर्यीकरण के नाम पर अच्छी खासी रकम खर्च कर दी जाती है। पिछली बार भी 65 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए थे आप लोगों की तरफ से। इस तरह के आरोप विपक्षी पार्टी लगा रही है कि लोगों को रोजगार नहीं मिलते, समिट करा के अपनी वाहवाही लूटते हैं, बड़े बड़े उद्योगपतियों को बुलाते हैं और सौंदर्यीकरण के नाम पर 65-70 करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ आपसे। सिवाय इसके एक बात के आप नहीं कह सकते हैं, जो भी उद्योगपति उस समय लगाना चाहता था समिट में, जिसने किया समिट में, सरकार तो नहीं लगाने थे उद्योगपतियों को, इंडस्ट्रीज को आके लगाना थे। लेकिन उस समय ना तो आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर में आदमी थे काम करने वाले, ना आपके पास मिडिल क्लास वर्कर जो वर्क टू होम कर सकते थे। वो तो जब ही शुरू होते जब आपकी फैक्ट्री शुरू हो जाती, लगने के लिए नहीं थे। हम जो हाईवेज बना रहे थे तो हाईवेज का हमारा जो एवरेज था 25 किलोमीटर रोज का, 35, वो भी हमारा थोड़ा सा गिरा, उस हमने फिर पकड़ ली रफ्तार। नहीं, ये आप लोग वादे और दावे जो करते हैं सर, ये हालात को देख के नहीं करते हैं। खान साहब, कितनी इंडस्ट्री लगी है, कितनी आप देख पा रहे हैं इंडस्ट्री, कितने रोजगार लोगों को मिले आप देख पा रहे हैं? क्या आपको भी लगता है कि सिर्फ आंकड़े पेश किए जाते हैं और आंकड़े पेश करके सिर्फ अपनी वाहवाही लूटने की कोशिश की जाती है और ये बताया जाता है, लेकिन
जो पहले ये वायदे किए वो भी अभी तक पूरे नहीं हुए और ये कह रहे हैं कि कोरोना काल हो गया जिस वजह से पूरे नहीं हुए। नहीं, कोरोना काल से और कुछ चीजें हैं उसका कोई संबंध नहीं है। कोरोना काल में जो डेवलपमेंट के काम होने चाहिए थे, जो हो रहे थे, वो निश्चित तौर पे काम चल रहे थे, हाईवे के काम चल रहे थे। कोरोना काल में भी तो उसको ये कहते हैं कि हम कोरोना काल में हमने काम नहीं रोका, कोई इफेक्ट नहीं आया। जेवर का मामला था, वहां पर एयरपोर्ट बन रहा है, वहां पर 20 लाख परिवार जो है वहां की जमीन का जो अधिग्रहण हुआ है उसका ठीक तरीके से उनको मुआवजा नहीं मिला। वहां पर वो लोग बैठे हुए, आज तक बहुत से केसेस चल रहे हैं, वहां पे निपटारा नहीं हुआ है। हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में बैठेगा, ये एक बहुत मधुर सपना था जिससे कोई वर्क नहीं हुआ है। तो जब देखिए, जब महंगाई बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, तो कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन लेवल लो होगा। और इस वक्त उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए। मैं ये नहीं कहता कि एकाएक से महंगाई नीचे आ जाएगी, लेकिन उसको कंट्रोल किया जा सकता है। महंगाई को कंट्रोल किया जाए और एक अच्छा ऐसा माहौल, जैसे अभी हमारे प्रवक्ता साथी बता रहे थे समाजवादी के, कि जब हमारा माहौल बनेगा, आप देखिए कहीं की भी आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक स्थितियां जब अच्छी होती हैं, उसी प्रदेश में लोग इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। हम यहाँ पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी और जो है हमारे मुख्यमंत्री जी सबमिट करेंगे, नो डाउट बिरला ग्रुप आ जाएगा, अडानी साहब आ जाएंगे, लेकिन वो जब ही यहाँ पर अपना प्लान डालेंगे कि जब उनको लगेगा कि यहाँ पर बैंकिंग सर्विसेज अच्छी है, मॉर्निंग टू इवनिंग लोगों का प्लान आना जाना हो सकता है कि यहाँ पर काम करके यहाँ पर अधिकारी जो है, हमने क्राइम को कंट्रोल किया, जिस स्थिति में हमें प्रदेश मिला था, हमने बेहतर काम किया। कहना नहीं, देखिए आज की ही आप लेटेस्ट न्यूज ले लें कि कानपुर में जुमे की नमाज के बाद 2 पक्षों में बाजार बंद को लेकर के वहां हंगामा हो गया। रीजन जो भी रहा हो, मैं उससे आज डिबेट नहीं हो रही है और ना मैं किसी पे वहां, लेकिन कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत है ना। एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री 70-80 किलोमीटर दूर अपना प्रोग्राम कर रहे हैं और वहां पर जाने का भी प्रोग्राम है। काम सिर्फ आज इनको जाना था और वहां पर अगर लॉ एंड ऑर्डर फेल हो रहा है, इन्हीं भी कारणों से हो रहा है, तो वो क्लियर गवर्नमेंट का माना जाएगा, ना कि किसी राजनीतिक या सामाजिक या उसकी पार्टी का माना जाएगा। कोई भी हो उसको आप पकड़िए, अंदर कीजिए। लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर होना जाहिर तौर पे जरूरी है, लेकिन इस बीच जो वायदे किए गए हैं, 2 वादे तो पूरे नहीं हुए, लेकिन उम्मीद करते हैं तीसरा वादा जो किया गया है, यानी कि तीसरे समिट में जो वायदा किया है, ये जरूर पूरा होगा और लोगों को रोजगार मिलेगा। उत्तर प्रदेश की जनता, जो उत्तर प्रदेश के युवा है खासकर, उनका भविष्य उज्जवल होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। पक्ष में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।